तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं जीरो वेक्टर को। जीरो वेक्टर क्या होता है भाई? ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ जीरो होती है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर को लिखते कैसे हैं? जीरो वेक्टर को हम लोग वेक्टर जीरो, वेक्टर डबल ए, वेक्टर पी पी इस टाइप से लिखते हैं। जीरो वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है? जीरो होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मॉड्यूलस वेक्टर जीरो इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसके लिए लिखेंगे मॉड्यूलस वेक्टर डबल ए इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए लिखेंगे मॉड्यूलस वेक्टर डबल पी इज इक्वल टू जीरो। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, मतलब हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। क्या मतलब होता है इसका? देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा है पी क्यू के लिए ये इनिशियल पॉइंट पी है, ये फाइनल पॉइंट क्यू है, और कोई वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ है, और इसको हम लोग लिख रहे थे उस समय पर वेक्टर पी क्यू से। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट अलग अलग है तो इनकी कुछ ना कुछ लेंथ है, लेकिन हम लोग तो जीरो वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये लेंथ कैसी हो जानी चाहिए? जीरो। अब लेंथ जीरो कब होगी? जब हम लोग इस क्यू को पी की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने इस क्यू को यहाँ शिफ्ट कर दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया Q1। अब हमारे पास में जो नया वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या बनेगा भाई? वेक्टर PQ1। ठीक है, लेंथ थोड़ी कम हो गई, इसको और थोड़ा P के नज़दीक लेके चले जाते हैं, यहाँ ले आते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा Q2। अब हमारे पास में नया वेक्टर बनेगा PQ2। ठीक है, अभी भी इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है। ऐसा करते करते जब ये पॉइंट Q बिल्कुल P पर पहुंच जाएगा, तब हम लोग उस वेक्टर को कैसे बोलेंगे? वेक्टर PP। यही हमारा जीरो वेक्टर है। जब ये पॉइंट क्यू पी पर पहुंच गया तो लेंथ कितनी हो गई भाई साहब? जीरो। लेंथ जीरो हो गई, इसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। अब क्योंकि ये पॉइंट बन चुका है तो पॉइंट की तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं कह सकते, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। लेकिन जब हमारे पास में कोई इक्वेशन आती है तो हम लोग हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से इसकी डायरेक्शंस को मान लिया करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी लेंथ, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या काम आता है? यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के काम में आता है। एक्चुअली हम लोग यूनिट वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के लिए डिफाइन कर रहे होते हैं। कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर है पहला मेथड। दूसरा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। तीसरा, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर है। इन तीनों के मतलब एक ही हैं, लेकिन तीन अलग अलग तरीके से इनको बोला जा रहा है। तो एक्चुअली हम लोग यूनिट वेक्टर किसी और वेक्टर का निकाल रहे होते हैं। वो इसलिए निकाल रहे होते हैं ताकि हम लोगों को उसकी डायरेक्शन पता चल जाए और उसको हम लोग को किसी और पर्पज के लिए आगे काम में ले लें। ठीक है, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाई ए के। पढ़ते कैसे हैं इसको? ए केप से पढ़ते हैं। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, इसकी लेंथ वन होती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड्यूलस ए केप इज इक्वल टू वन। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला ये होता है ए केप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है। इस फॉर्मूले को हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये कई जगह काम आएगा। अब देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्राफ्स हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, और ग्राफ में हम लोगों को पता है कि इस तरीके से दो एक्सिस होते हैं, एक ओरिएंटल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। ये ओरिएंटल एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन के इस तरफ वाली जो डायरेक्शन है, इसके लिए हम लोग प्लस एक्स एक्सिस बोला करते हैं, और जो इस तरफ वाली डायरेक्शन है लेफ्ट वाली, इसको हम लोग माइनस एक्स एक्सिस बोला करते हैं। इसी तरीके से जो ऊपर की वाली डायरेक्शन है, इसको हम लोग प्लस वाई एक्सिस बोला करते हैं, और जब नीचे की तरफ आते हैं तो हम लोग इसको माइनस वाई एक्सिस बोला करते हैं। ये तो ग्राफ की बात हो, एक ग्राफ पेपर पर हमारे पास में दो ही एक्सिस हुआ करते हैं, और क्योंकि ग्राफ पेपर में केवल लेंथ और विड्थ होती है, केवल दो ही डायरेक्शन होती है, इसलिए हम लोग 2D को इसी तरीके से शो करते हैं। लेकिन हमारे पास में तीसरी डायरेक्शन भी है, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है ना? तो उसको शो करने के लिए हमारे पास में तीन एक्सिस होते हैं, या हम लोग तीन एक्सिस यूज करते हैं। जैसे
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और जो तीसरा एक्सिस है उसको हम लोग जेड एक्सिस बोल दिया करते हैं। ये जेड एक्सिस एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होता है, जेड इसका इस तरफ आएगा। ठीक है, ये अपना प्लस एक्स एक्सिस था, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। इसी तरीके से ये प्लस जेड एक्सिस होता है और ये पीछे वाला माइनस जेड एक्सिस। ये माइनस जेड एक्सिस इस तरीके से है, माइनस जेड एक्सिस इस पेज के नीचे की तरफ है और प्लस जेड एक्सिस एक्सिस ये वाला है, यहाँ पर ऊपर की तरफ। अब क्योंकि ये डायरेक्शन हम लोगों ने पहले से ही मैथ्स के लिए या फिजिक्स के लिए फिक्स कर रखी हैं, तो इनके लिए यूनिट वेक्टर्स पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं और उनके नाम दे रखे हैं। इनको हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये क्या होते हैं, लिखते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, इसको हम लोग स्मॉल आई कैप से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, इसको हम लोग माइनस स्मॉल आई कैप से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस, इसको हम लोग स्मॉल जे कैप से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस वाई एक्सिस, इसको हम लोग माइनस स्मॉल जे कैप से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस, इसको हम लोग स्मॉल के कैप से शो करते हैं। और इसी तरीके से लास्ट में यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस जेड एक्सिस, इसको हम लोग माइनस के कैप से शो करते हैं। ये सारे के सारे हम लोगों को याद होने चाहिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तीसरा है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं भाई? फ्री वेक्टर्स का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी वेक्टर को बिना उसकी लेंथ बदले, बिना उसकी डायरेक्शन बदले एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि उसके इफेक्ट्स चेंज नहीं होने चाहिए, तो हम ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स कहते हैं। हमारे कोर्स में हम लोग यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उन सबको हम फ्री वेक्टर्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कोई एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इस वेक्टर का नाम अभी हम लोगों ने वेक्टर ए लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस वेक्टर को जरूरी नहीं है कि यहीं पर बनाऊं, अपने जरूरत के हिसाब से मैं इसके पैरेलल इस वेक्टर को कहीं पे भी बना सकता हूं, यहाँ पे भी बना सकता हूं। ठीक है, ये वेक्टर ए ही बोला जाएगा, लेंथ इसकी वो की वही रहनी चाहिए और डायरेक्शन भी वही रहनी चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग फ्री वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स का मतलब ये है कि हमारे पास में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है। क्या सेम है? डायरेक्शन। और अनलाइक वेक्टर्स का मतलब ये है कि हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को खाली डायरेक्शन से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं होता। लाइक का मतलब सेम डायरेक्शंस और अनलाइक का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का क्या मतलब है? ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर है उनको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। अब ये कैसे होता है? देखो, अपने पास में एक वेक्टर है जो एक लाइन पर हम लोगों ने बनाया था पहले, P और Q के बीच में, और डायरेक्शन P से लेकर Q तक थी। ठीक है, अब इसी लाइन को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पर एक और कोई वेक्टर बना देते हैं जो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में है और डायरेक्शन उसकी अभी A से B की तरफ है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स कौन से वाले? वेक्टर PQ और वेक्टर AB, ये दोनों एक ही लाइन पे दिख रहे हैं सामने, इसलिए दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है। लेकिन अब लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कुछ फ्री वेक्टर्स भी होते हैं, तो सपोज अपन ने इस AB को शिफ्ट करके इधर बना दिया होता, ये A ये B, मान लो हम लोगों ने इसकी लेंथ नहीं बदली है और डायरेक्शन A से B तक ही है, तो अब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो गए? हो गए ना? तो जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं वही पैरेलल वेक्टर्स हैं और जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वही कोलिनियर वेक्टर्स हैं। एक ही मतलब है हमारे लिए। अब देखो, इसी तरीके से हम लोग पहले ये भी बात कर रहे थे कि कोई वेक्टर है P से Q तक, फिर हम लोगों ने एक और वेक्टर बनाया था, याद हो तो? ये तो वेक्टर PQ था, फिर एक और वेक्टर बनाया था। ठीक है, कौन सा वेक्टर बनाया था?
पी और क्यू के बीच में बनाया था, लेकिन उस समय पर डायरेक्शन क्यू से पी की तरफ रखी थी और उसको हम लोगों ने वेक्टर क्यू पी बोला था। ठीक है, डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट हुई है तो उसी लाइन पर, यानी कि ये दोनों भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये दोनों भी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास एक वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर अपन ने बना दिया, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए? लाइक वेक्टर्स। ये दोनों कोलिनियर भी है क्योंकि इन दोनों को हम लोग एक के ऊपर एक रख सकते हैं या एक ही लाइन पर रख सकते हैं, इसलिए ये कोलिनियर भी हो गए। पैरेलल तो दिख ही रहे। इसी तरीके से एक वेक्टर मान लो ये है और एक वेक्टर ये है, ये दोनों डायरेक्शन चेंज है, देखो डायरेक्शन चेंज है, इसलिए इनको हम अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। डायरेक्शन चेंज का मतलब ऑपोजिट होना अभी फिलहाल। ठीक है, दोनों कोलिनियर हो सकते हैं, जैसे ये दोनों कोलिनियर है तो जब मैं इसको इसके ऊपर शिफ्ट कर दूंगा या इसकी लाइन में शिफ्ट कर दूंगा तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोलिनियर भी हैं। और पैरेलल तो देख ही रहे हैं। कुछ लोग एक वर्ड यूज करते हैं एंटी पैरेलल। इसका क्या मतलब होता है एंटी पैरेलल? जो ये हम लोगों ने बनाया है ये पैरेलल तो है ही, लेकिन इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है, इसलिए इन वेक्टर्स को हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह देते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन एंटी पैरेलल वेक्टर बोल रहा है तो हम लोगों को समझ जाना है कि वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से निकल रहे होते हैं या एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं, उनको हम कोइनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट। कैसे? जैसे अपने कोई दो वेक्टर बना दिए, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये कोई वेक्टर ए मान लिया, ये कोई वेक्टर बी मान लिया, दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं इसलिए दोनों कोइनिशियल है। अच्छा, हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि अपने पास में कोई वेक्टर है, इस पॉइंट से निकला, इसको हम लोगों ने वेक्टर ए बोल दिया, और एक और वेक्टर हम लोगों ने इसी डायरेक्शन पे बना लिया। ठीक है, इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दी और इसको हम लोगों ने वेक्टर बी बोल दिया। दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं इसलिए दोनों कोइनिशियल है। कोइनिशियल का मतलब ये नहीं सोचना है कि वो एक लाइन पे नहीं हो सकते, एक लाइन पे हो सकते हैं, जैसे ये। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कोटर्मिनस वेक्टर्स। कोटर्मिनस वेक्टर्स का क्या मतलब होता है? जिससे कोइनिशियल था, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, कोटर्मिनस का मतलब एक ही पॉइंट पर एंड हो रहा है। ठीक है, मतलब उनका टर्मिनल पॉइंट सेम है। जैसे अपने पास में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, मान लिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं इसलिए ये दोनों कोटर्मिनस वेक्टर्स है। इसी तरीके से मान लो कोई वेक्टर है, ये यहां तक आ रहा है वेक्टर ए, नेक्स्ट हमने एक और वेक्टर ले लिया, ऐसे ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं, ये कोई वेक्टर ले लिया, ये इसी पॉइंट पर खत्म हो रहा है, ये मान लिया वेक्टर बी है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कोटर्मिनस वेक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स किनको बोलते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर हैं उनको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये एक वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन मतलब इस पेपर पर रखे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों कोप्लेनर है। ठीक, दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तीन के लिए हम लोगों को लाइन ऑफ एक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, और दो तो वैसे भी कोप्लेनर होते ही है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, जैसे मान लो अपने पास में कोई वेक्टर है, इसके नेगेटिव को मैं कैसे लिखूंगा? माइनस वेक्टर है। कैसे लिखूंगा? माइनस वेक्टर है। जो नेगेटिव साइन है ये खाली ये बता रहा होता है कि ये जो कुछ भी नया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। मान लो मैं इसको ये बोल देता हूँ कि इसका नाम अब वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। इसका मतलब है वेक्टर बी और वेक्टर है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। माइनस से केवल डायरेक्शन चेंज होती है, लेंथ चेंज नहीं होती। कई बात समझ में? जैसे मान लो वेक्टर ए ये है तो माइनस वेक्टर ए क्या हो जाएगा? इस तरफ। लेंथ दोनों सेम रहेंगी, ये इसका। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस वेक्टर है। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं
रेसिप्रोकल ऑफ है वेक्टर। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? जैसे अपने पास में कोई नंबर है 2, इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो उसको कैसे लिखूंगा? 2 इनवर्स, और इसका मीनिंग क्या है? 1/2। बस ऐसे के ऐसे हम लोग वेक्टर में करते हैं। जैसे वेक्टर ए, अपने पास कोई वेक्टर है, इसका रेसिप्रोकल मैं लिखूंगा तो उसको कैसे लिखूंगा? वेक्टर ए इनवर्स। ठीक है, वेक्टर ए इनवर्स वेक्टर ए का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है, ये कंडीशन है। डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाली जो मैग्नीट्यूड है ना वो मैग्नीट्यूड उल्टा हो जाए, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इनवर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। इस चीज को हम लोगों को अच्छे से याद रखना है और इस पर भी क्वेश्चंस बन जाया करते हैं।